तो चलिए सीधे 13वीं सदी की उन सर्द और खतरनाक गलियों में चलते हैं। एक ऐसा दौर जहां सिर्फ तलवारों की खनक थी, सत्ता की जबरदस्त भूख थी और दरबारी साजिशों का ही बोलबाला था। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो महज एक शासक की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दास्तान है बेतहाशा ताकत की, नफरत की और उस खतरनाक बगावत की जिसने दिल्ली के इतिहास को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। जरा इस बात पर गौर कीजिए। मैं दिल्ली का ताज हूं, एक ऐसा बोझ जिसे पहनने की इजाजत किसी महिला को नहीं थी, जब तक कि मैंने दुनिया को झुकने पर मजबूर नहीं कर दिया। सोचिए, ये कोई आम बात नहीं है। ये उस पहली और आखिरी महिला सुल्तान की एक ऐसी हुंकार है जिसने मर्दों की उस घमंडी दुनिया में झुकने से साफ इनकार कर दिया था। ठीक है, तो आइए अब इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे इस एक गूंज ने पूरे इतिहास को हिलाकर रख दिया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक अकेली महिला ने 13वीं सदी के उस कट्टर पितृसत्ता को खुलेआम चुनौती दे डाली, और फिर कैसे सिंहासन के सबसे करीब रहने वालों ने ही उसे नीचे गिरा दिया। मतलब कैसे कोई उन सदियों पुराने नियमों को तोड़कर सत्ता के बिल्कुल शिखर तक पहुंचता है और फिर उन्हीं ताकतों का शिकार हो जाता है जो उस तख्त की हिफाजत करने का दावा करती हैं। आज हम इसी अभूतपूर्व उत्थान और खौफनाक पतन की कहानी को डिकोड करने वाले हैं। भाग 1, दिल्ली का ताज, एक अप्रत्याशित वारिस। तो इस पूरी कहानी की जड़ें गुलाम वंश के उस दौर में गहराई तक फैली हुई हैं। सुल्तान इल्तुतमिश अपने उत्तराधिकार को लेकर एक बहुत बड़ी दुविधा में थे। एक तरफ तो उनके अपने बेटे थे जो बस हर वक्त शराब और विलासिता में ही डूबे रहते थे, और दूसरी तरफ थी उनकी बेटी रज़िया, जो असल में एक बेहद काबिल शासक बनने का दम रखती थी। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि क्यों अपनी मौत से ठीक पहले सुल्तान को एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला लेना पड़ा जिसने पूरी सल्तनत में सचमुच भूचाल ला दिया। लेकिन जाहिर है, एक महिला को वारिस चुनने का ये अभूतपूर्व फैसला दरबार के सबसे ताकतवर गुट को कतई बर्दाश्त नहीं था। ये थे चालीसा, दिल्ली सल्तनत के 40 सबसे शक्तिशाली और कुलीन तुर्क सरदार। उस बेहद कट्टर दौर में इस पितृसत्तात्मक और घमंडी समूह के लिए एक महिला का सुल्तान बनना किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं था। सच कहें तो उनके अहंकार ने इस बात को कभी पचाया ही नहीं। भाग 2, एक बेखौफ शासक, परंपराओं को तोड़ना। सत्ता हाथ में आते ही रज़िया ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने शायद ही कल्पना की हो। उसने सदियों पुरानी परंपराओं और उन तमाम सख्त नियमों को सचमुच चकनाचूर कर दिया। उसने औरतों वाले पारंपरिक पर्दे को हमेशा के लिए उतार फेंका, बाकायदा शाही कोट और टोपी पहनी, और तो और हाथी पर सवार होकर खुलेआम दरबार लगाना शुरू कर दिया। शक्ति के इन बेखौफ सार्वजनिक प्रदर्शनों ने उन दरबारी सरदारों की जलन और नफरत को एक बेहद खतरनाक स्तर तक भड़का दिया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि रज़िया महज महलों की चार दीवारी में छिपकर बैठने वाली शासक नहीं थी। बिल्कुल नहीं। दिल्ली की उन खतरनाक गलियों और युद्ध के मैदानों में उसने बिल्कुल आगे बढ़कर मोर्चे से नेतृत्व किया। एक निडर योद्धा का ये जो बेखौफ अंदाज था ना, वो उन तुर्क सरदारों की आंखों में बुरी तरह खटकने लगा था जो बस सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखना चाहते थे। भाग 3, याकूत और साजिशें, बगावत की चिंगारी। अब इस भयंकर तनावपूर्ण माहौल में उदय होता है जमालुद्दीन याकूत का। ये एक अफ्रीकी गुलाम था जिसे सुल्तान ने सीधा अस्तबलों का सबसे बड़ा अधिकारी यानी अमीर खाखुर बना दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जब सुल्तान घोड़े पर सवार होती थी तो याकूत ही अपने हाथों का सहारा देकर उन्हें घोड़े पर बिठाता था। एक बाहरी इंसान पर सुल्तान के इस अटूट विश्वास और इस नज़दीकी ने दरबार में बड़ी ही दुर्भावनापूर्ण अफवाहों को हवा दी ली। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि चालीसा ने इस भरोसे का कैसे चालाकी से इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे सीधे सीधे चरित्र हनन का हथियार बना लिया। क्या ये वाकई कोई प्रेम कहानी थी या फिर महज एक होशियार शासक का अपने सबसे वफादार सेनापति पर विश्वास? इतिहास में ये रहस्य भले ही आज भी पूरी तरह न सुलझा हो, लेकिन विरोधियों ने इस अफवाह को अपना सबसे घातक राजनीतिक हथियार जरूर बना लिया था। भाग 4, बगावत और धोखा, जाल और राजनीतिक चाल। खैर, साजिशों की ये आग अब पूरी तरह से ज्वालामुखी बन चुकी थी और फिर घटनाओं का क्रम बहुत तेजी से बदला। बठिंडा के सूबेदार अल्तूनिया ने, जो कभी बचपन में रज़िया का बहुत बड़ा प्रशंसक हुआ करता था, सीधे तौर पर बगावत कर दी। इस बगावत को कुचलने के लिए शाही सेना आगे तो बढ़ी, लेकिन ये एक बहुत भयानक चाल था।
अपने ही सैनिकों ने सुल्तान को धोखा दे दिया। आंखों के ठीक सामने याकूत की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई और तख्त पर बैठने वाली सुल्ताना को बंदी बना लिया गया। जंजीरों में कैद होने के बाद अब केवल 2 ही रास्ते बचे थे, या तो मौत या फिर आत्मसमर्पण। लेकिन यहाँ एक ऐसा चौंकाने वाला राजनीतिक दांव चला गया जिसने सबको पूरी तरह हैरान कर दिया। रज़िया ने उसी अल्तूनिया से शादी करने का फैसला किया जिसने ये पूरी बगावत रची थी। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये कोई रोमांस या सच्चा प्यार कतई नहीं था, बल्कि अपना छीना हुआ तख्त वापस पाने की एक बेहद ठंडी, नपीतुली और सोची समझी राजनीतिक चाल थी। भाग 5, एक खौफनाक अंत, अंतिम हार। इस नई राजनीतिक शादी के बाद अपने तख्त को वापस पाने की उसी पुरानी जिद के साथ एक नई सेना तैयार की गई और दिल्ली की तरफ वापस कूच किया गया। तनाव अब अपने चरम पर था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैथल के मैदान में एक बेहद भयंकर युद्ध हुआ जिसमें इस नई सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। जान बचाकर भागते हुए, बुरी तरह से घायल और थके हारे, उन्हें एक पेड़ के नीचे शरण लेनी पड़ी। सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर से लेकर इस धूल तक का ये पतन सच में एक बेहद दर्दनाक दृश्य था। और यहीं उस खौफनाक अंत ने आखिरकार दस्तक दे ही दी। बेतहाशा थकावट से सोते समय उन पर बेहद बेरहमी से हमला कर दिया गया। ये बात आज तक स्पष्ट नहीं है कि वो कोई अनजान लुटेरे थे या फिर चालीसा द्वारा भेजे गए वही दरबारी हत्यारे। लेकिन इसी के साथ दिल्ली के तख्त की पहली और आखिरी महिला सुल्तान की कहानी को हमेशा के लिए खून से मिटा दिया गया। ये पूरी दास्तान हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। 13वीं सदी की उन क्रूर ताकतों और कट्टर पितृसत्तात्मक सोच ने एक बेहद योग्य शासक का जो हश्र किया, वो सच में इतिहास का एक बहुत काला पन्ना है। तो अंत में एक बड़ा सवाल जो मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ, अगर ये शासक एक पुरुष होता तो क्या इतिहास उसे एक अलग नज़रिए से देखता, या फिर क्या इस पूरी कहानी में महिला होना ही सबसे बड़ा गुनाह था? हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है, लेकिन ये सवाल यकीनन हमेशा गूंजता रहेगा।